फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आपके जीवन में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी को वेरी हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। आज हमें जो हम कर रहे थे, चलिए कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। वी आर स्टार्टिंग अगेन। हमारा 2018 का जो हम सीसैट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, 2018 का हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठाया था। ठीक है, जिसके हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड रेस्ट आज सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बाकी के सारे क्वेश्चंस क्वांट के फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उस दिन ना हमारा एक ग्राफ का क्वेश्चन था जो हमने छोड़ा हुआ था। ठीक है, उसको भी आज हम देखेंगे, बट लास्ट में देखेंगे। पहले हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो हमने ये आपका 3 साइड और क्यूब वाला किया था, पेंटेड फेस वाला क्यूब का। ठीक है, तो आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digits at hundreds place is greater than the digit at tens place and the digit at tens place is greater than the digit at units place? तो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो मैंने बोला लिखते जाइए। क्या बोल रहा है? 700 से 1000 तक की नंबर्स अगर आप लिखते हैं तो कितनी नंबर्स ऐसे आएंगी जिसमें जो टेंस की डिजिट है वो जो हंड्रेड्स की डिजिट है वो 10 से बड़ी होगी और जो टेंस की डिजिट है वो 1 से बड़ी होगी। ऐसा करना है। ठीक है, तो 700 से 1000। अब आप जो भी 700 से 1000 जब आप लिखते हैं तो हमेशा आप देखिए, आपको ये 100 है, ये आपका 100 है, ये 10 है, ये 1 है, यानी 100 ये हो गया। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि 100 इज ग्रेटर देन 10, यानी अब यहाँ पे जितने नंबर्स आएंगे वो 7 से छोटे आने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको, जब भी कभी ऐसे डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आए तो हमेशा क्या कीजिए, इसको 1 by 1 लेके चलिए। ठीक है, 1 by 1 लेके चलिए, यानी 700 से 1000 है तो जो 700 से 800 की सीरीज बनेगी उतने ही नंबर 800 से 900 में भी मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसा लीजिए, अगर मैं 700 से 800 की बात करूं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर ये 100 प्लेस पे है 7, तो यानी अब यहाँ पे 6 आ सकता है, और अगर यहाँ 6 आ गया तो यहाँ 5 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 है तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद यहाँ 4 आएगा। सेम वे आप देखिए, 4 3 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 हो सकता है, अगेन 7 2 1 हो सकता है, 7 1 0 हो सकता है। इतनी नंबर आपको मिलेंगी 700 से 800 के बीच में, जहां पे आपका जो भी जो आपके ये जो कंडीशन दी थी कि 100 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि 107 है तो अब आपका जो 10th डिजिट होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, अगर 7 से कम है, अब देखिए आपको ये अभी ये आपको सीरीज मिल गई, 60 की सीरीज मिल गई, 50 की सीरीज मिल गई, 40 की सीरीज मिल गई। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 65 है, ठीक है, पहले सीरीज लिख लीजिए, उसके बाद देखिए 65 है तो अब यहाँ 6 से छोटे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 5 वाला 6, यानी यहाँ पे जो आपकी सीरीज मिल रही है उतने नंबर आपको हर सीरीज से मिलेंगे। तो 7 के बाद 60 की सीरीज से आपको 6 नंबर मिल गए। ठीक है, 50 की सीरीज से आपको 5 नंबर मिलेंगे, 40 की सीरीज से आपको 4 नंबर मिलेंगे, 30 की सीरीज से आपको 3 नंबर मिलेंगे, 20 की सीरीज से 2 नंबर मिलेंगे और 10 की सीरीज से 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो 7 से 800 के बीच के नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 100 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए कौन कौन सी सीरीज मिलेंगी। 760 वाली सीरीज मिलेगी, 750 वाली सीरीज मिलेगी, 740 की सीरीज मिलेगी, 730 की सीरीज मिलेगी, 720 की मिलेगी, 710 की मिलेगी।
7 0 की नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप 7 और यहाँ पे 0 करते हैं तो यूनिट वंस के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 0 से नीचे की कोई नंबर डिजिट होती नहीं है, 0 से ही डिजिट स्टार्ट होती है ना, तो आपका ये तो कर जाएगा काम, लेकिन ये वाला जो आपका कंडीशन है टेंस इज ग्रेटर देन वंस, ये यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होगा, इसलिए 7 1 0 तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए आपको 700 से 800 के बीच में ये कंडीशन क्वालिफाई करने वाले कितने नंबर्स मिले, 6 मिला, 5 11 4 15 3 18, 2 आपका हो गया 20 एंड 1 21 हो गए 7 की सीरीज से। सेम वे अगर आप 800 से 900 की सीरीज में देखिए, 800 से 900 की सीरीज में मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, आगे से आप उसका एक पर्टिकुलर ट्रेंड ही होता है कर लेंगे। ठीक है, 8 से 9 की सीरीज में देखिए, यानी 800 से 900 के बीच में अगर आप देखिए, सेम वे 8 है आपका हंड्रेड्स में, तो आपको 7 की सीरीज मिल जाएगी, 8 6 की सीरीज मिलेगी, 8 5 की सीरीज मिलेगी, 8 4 की सीरीज मिलेगी, 8 3 की सीरीज मिलेगी, 8 2 की सीरीज मिलेगी, 8 1 की सीरीज मिलेगी। अब जो सीरीज मिल रही है उतने नंबर्स मिल रहे हैं हमें क्वालिफाई करते हुए। ठीक है, 8 7 0 होता है, 7 1 होगा, 7 2 होगा, 7 3 होगा, 7 4 होगा, 7 5 होगा, 7 6 होगा, यानी 0 से लेके 6 तक के नंबर वंस पे आ सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 7 मिल गया, जैसे वहां पे हमने 7 था, 6 आ रहा था तो 6 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 7 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ तक आपको कितने मिल रहे थे, ये आपको 21 मिल गए थे, कितने मिले थे, 6 हुआ था, 5 हुआ था, 4 हुआ था, 3 हुआ था, 2 हुआ था, 1 हुआ था। देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 नंबर्स मिले थे, तो यहाँ से यहाँ तक तो 21 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 नंबर्स मिलेंगे ना, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए 21 यहाँ भी मिल जाएंगे और प्लस 7 यानी 28 मिल जाएंगे, तो 21 प्लस 28। सिमिलर तरीके से जब आप 900 से 1000 के बीच में करेंगे तो एक 9 वाला, यानी अगर यहाँ पे 8 ले रहे हैं तो 7 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जब यहाँ पे 900 की सीरीज लेंगे तो आपको 7 + 1 यानी 8 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पहला वाला जो होगा यहाँ पे 8 नंबर्स आएंगे और ये पूरा एज इट इज रहेगा, तो 28 + 8 यानी 36। जोड़ दीजिए कितने नंबर्स हुए, समझ में आया कंसेप्ट, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि 700 से 800 तक आपने निकाला और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 7 to 800 800 to 900 900 to 1000। क्यों, क्योंकि हर बार 7 to 800 में आपको कितने मिल रहे हैं ऐसे नंबर, 21। 800 से 900 में आपको कितने मिल रहे हैं, 7 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा यानी 28 मिल जाएगा। यहाँ पे 900 से 1000 में आपको यहाँ 8 है पहला वाला इसके, तो यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए इतने टोटल नंबर्स आपको मिलेंगे जो इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। टोटल नंबर्स कितने हो गए आपका, 28 एंड 21 कितना हो गया, 49 एंड 6 54 एंड 30 कितना हो गया, 49 एंड 6 54 9 6 55 एंड 30 85 नंबर्स आपको मिल जाएंगे टोटल, जिसमें 100 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 की कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमेशा आप करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस करिए नंबर्स वाले, ये बहुत ईजी होते हैं, आप इमीडिएटली कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ये आपका नंबर ऑफ बुक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे देखा था, क्रय मूल विक्रय मूल, यानी आपका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस देखा था, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जिन्होंने हमारा नहीं देखा है, या जिन्होंने बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट या कैसे करते हैं लाभ हानि वो नहीं देखा है, सो प्लीज़ आप लोग जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप उसको विजिट कर सकते हैं, देखिए पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसी से है, अ बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ जियोग्राफी बुक्स, जियोग्राफी बुक्स कितनी, ए नंबर। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स एट द रेट ऑफ एक्स पर बुक, एक्स के रेट पे। ठीक है, लिखते जाना है,
A+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एट रेट ऑफ X+2 पर बुक, यानी हिस्ट्री A+2 नंबर ऑफ बुक्स X+2 के रेट से पर बुक, पर बुक का रेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एंड A-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स, A-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ X-2 पर बुक, X-2 पर बुक। तो बोल रहा है उसने टोटल कितना सेल किया, कितने सेल किए। तो देखिए एक बुक का रेट ये है, तो जियोग्राफी का कितने की बिकी, AX बिक गई, AX रुपए मिले। भाई एक बुक, जियोग्राफी की एक बुक बेचता है X रुपए में, तो ए बुक कितने में बिकेगी, नंबर ऑफ बुक्स इंटू पर बुक का कॉस्ट, AX हो गया। सेम वे हिस्ट्री को कितने में बेचेगा, A+2 इंटू X+2, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ब्रैकेट ना लगा के लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द ब्रैकेट एग्जैक्टली जहां पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप सिंपली आप X+2 कर देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मायने चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं ये ब्रैकेट ना पुट करूं तो इसका मतलब हो जाता है कि X को A+2 से गुणा करना है और +2 जोड़ देना है, जबकि हमें करना क्या है, पूरे X+2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। सेम वे अगला देखिए, A-2 इंटू X-2, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बुक्स में सिंपली आपको पर बुक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको हर बुक की टोटल सेल मिल जाएगी। जब आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको उस शॉपकीपर की या बुक सेलर की टोटल सेल मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ गया अपना AX प्लस A+2 इंटू X+2, A को X+2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो AX प्लस A जाएगा X में तो AX होगा, A जाएगा 2 में तो 2A हो जाएगा, प्लस 2 जाएगा X में तो 2X हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, अगेन प्लस A X से मल्टीप्लाई होगा AX हो जाएगा, A-2 से मल्टीप्लाई होगा -2A हो जाएगा, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू एक्स हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई होके +4 बनाएगा। -2 इंटू -2 जब करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, ठीक है, तो +4 हो जाएगा। इसको देखिए आप, AX 2AX 3AX, ठीक है, एंड फिर देखिए तो यहाँ पे होगा 3AX, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला देखिए 2A यहाँ पे, फिर x वाला देखिए प्लस 2x -2x कर दीजिए माइनस, प्लस 2A -2A, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा कितना +4 कितना आ गया +8 हो गया। तो आंसर इज 3AX + 8, तो ऑप्शन बी 3AX + 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, समझ में नहीं आता बच्चों को जल्दी, बट अगर समझ में आ गया तो इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि आप उसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। सो आपको आज थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। तो रेड कितनी है 15, ब्लैक कितनी है 20, ठीक है, 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। ईच बॉल इज नंबर्ड ईदर 1 और 2 और 3। हर बॉल को या तो 1 नंबर किया गया है, या 2 किया गया है, या 3 किया गया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, 2 और 3, ये 3 नंबरिंग की गई है बॉल्स पे, तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 लिख दिया है। आप क्या कह रहा है, 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1। यहाँ परसेंटेज वाला भी आ गया है, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं अभी रिसेंटली हमने देखा है, तो उसका 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, तो 15 का 20% कितना होता है 3, ठीक है, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300, और डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1 एंड 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3। 40%, 15 का 40% यानी 6 3 नंबर किए गए हैं, ठीक है, तो बचा कितना 6 + 3 9, तो 15 में बची कितनी, जो बची वो 2 नंबर की गई हैं, तो 6 बच गई तो वो 2 नंबर की गई हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2, 45% आर नंबर 2। 20 का 45 करना है, सिंपली 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा आपका,
यानी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 900 डिवाइडेड बाई 100 यानी 9 आ जाएगा। 9 ये 2 नंबर्स की गई हैं, ठीक है, 2 नंबर्ड, ठीक है। 45% आर नंबर्ड 2 एंड 30% आर नंबर्ड 3। 30% आर नंबर्ड 3। 30% कितना होगा? 3 2 जा 6, 6 आर नंबर 3। तो बची कितनी? 9 6 15 और है टोटल कितनी? 20 है। तो बची जो वो नंबर 1 की जाएंगी, 5 बच गई, ठीक है। ये आपको टोटल आ गया। अब ऐसा करने के बाद आप सिंपली क्वेश्चन में जाइए, क्या पूछ रहा है कर दीजिए। क्या बोल रहा है? अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम। रैंडमली बॉय एक पिक करता है बैग से वो बॉल, कोई भी एक। टोटल बॉल कितनी है? 50। तो हमेशा जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आप क्वेश्चन करते हैं, यहाँ परमुटेशन का क्वेश्चन जब करेंगे तो आप 15 + 20 35 बॉल्स हैं टोटल। बैग में तो 35 बॉल्स आ गई ना। तो जब वो पिक करेगा तो जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो जब जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी, मान लीजिए मैं एक बॉल पिक कर रही हूँ, तो एक बॉल मुझे कितनी बॉल में से पिक करनी है? 35 में से, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं रेड में से पिक कर रही हूँ या ब्लैक में से पिक कर रही हूँ। मैं पूरे बैग से एक बॉल पिक कर रही हूँ, तो बैग में टोटल बॉल कितनी है? 35 है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है? He wins if the ball is red and numbered 3. Ball is red and numbered 3, ठीक है, यानी 6 बॉल्स, ऐसी 6 बॉल हैं टोटल, ठीक है। तो उसके अभी आपको पहली कंडीशन जो दी है कि ऐसी 6 बॉल है नंबर्ड 3 एंड कितना, क्या कह रहा है? नंबर 3 एंड रेड, यानी 6 बॉल्स वो उठा, वो 6 चांसेस है ना उसके, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 6/35। ये तो एक कंडीशन हो गई। टोटल 6 है, तो जितने आपके चांसेस रहते हैं विनिंग के उसको ऊपर करिए और नीचे क्या हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विनिंग के, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? और इफ इट इज अ ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2। इट इज अ ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2। तो 1 कितना है? 5 है, ठीक है। 2 कितना है? 9 है, ठीक है। तो 1 और 2 यानी या 5 भी और 9 भी, यानी टोटल अगर 14 आ जाए, टोटल में से अगर 14 बॉल्स हैं जो विनिंग कंडीशन दे रही हैं, तो कितनी टोटल बॉल्स हैं जो विनिंग कंडीशन दे रही हैं? 14 कितने में? टोटल 35 बॉल्स। नीचे तो 35 है टोटल बॉल्स, ठीक है। यहां हमने 6 क्यों लिया? क्योंकि कंडीशन क्या है कि रेड हो 3 हो। तो टोटल ऐसी कितनी बॉल है जो रेड है और 3 नंबर्ड है? 6 है, तो हमने 6 आउट ऑफ 35 ले लिया। अगला क्या कह रहा है? ब्लैक हो और या तो 1 हो या 2 हो, तो या तो 1 या 2। तो टोटल ऐसी बॉल 1 और 2 कितनी बॉल हो? 15 5 + 9 14 हो गया। तो 14 ऐसी बॉल है जिसमें या तो 1 है या 2 लिखा है, तो हमने 14 ऊपर किया और नीचे 35। टोटल बॉल्स कितनी? 35 है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। बस यही आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। कितना हो जाएगा आपका? देख लीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 4/7 आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। द आंसर इज बी, 4/7। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको बन गया होगा। प्रोबेबिलिटी में ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज होता है। अभी बहुत सिंपल तरीके से हो गया सॉल्व, लेकिन आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज होगा जो हम पढ़ेंगे, और वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और जरूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं। 2 persons A and B are running on a circular track, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। आप कहता है 2 persons A and B are running, ठीक है। आगे पढ़िए उसके बाद, क्योंकि A यहाँ पे रख दें, B यहाँ पे, या B यहाँ पे रखें, A यहाँ पे। सो ये मानिए ये ऐसे रन कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है आपका, ये रन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? B is ahead of A and their positions make at an angle 30। तो यहाँ पे A है, तो कह रहा है कि यहाँ B है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो इनकी जो पोजीशन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? When A reaches the point diametrically opposite to his starting point। अगर A यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कहाँ होगा? ये होगा, ठीक है। जब A यहाँ पे पहुंच जाएगा तब कहता है कि वो B से मिलता है,
ठीक है, ही मीट्स बी, यहाँ पे वो बी से मिलता है। मतलब ए ने क्या किया, ए ने यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, यानी कितना, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्री। एनसीईआरटी का एंगल वाला हमारा चैप्टर हो गया है, उसको चेक करिए। अगर जिसको नहीं कंसेप्ट ये समझ में आते हैं एंगल्स के, ट्राइंगल्स के, हमने एनसीईआरटी का जो अपलोड किया है उसमें ट्राइंगल्स के, एंगल्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल्स। जब एक पॉइंट से किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बिताई जाती है, गुजारी जाती है, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज 180 डिग्री एंगल एंड कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन एंगल। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और बी ने कितना कवर किया, 30 तो पहले से ही था इनका, तो बी ने कवर कितना किया, बी ने इतना कवर किया, ठीक है। सेम टाइम में जब ए ने यहां तक कवर कर लिया, बी ने इतना कवर किया, तो ये कितना है, 180 माइनस 30 यानी 150। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहे हैं तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ए और बी का निकालना है, यानी ए की जो डिस्टेंस है वो ऊपर रखेंगे बी की। तो स्पीड में जो रेशियो होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम सेम है, यानी स्पीड का रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस का रेशियो। तो ए ने कितना कवर किया, 180 डिग्री, बी ने कितना कवर किया, 150 डिग्री। तो इनका रेशियो, डिग्री हटा दीजिए, तो इनका रेशियो आ जाएगा आपका 3 5 जा 3 6 जा 6/5। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6/5। एंड द आंसर इज ए 6:5। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, आप पढ़िए जाके रेशियो। और जिन्होंने नहीं देखा है रेशियो जाइए, प्लेलिस्ट में हमारे दिया हुआ है, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो रेशियो आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, खैर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। रेशियो में हमेशा जो यूनिट होती है आपकी सेम होनी चाहिए, मेजरिंग यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ऊपर भी डिग्री था, नीचे भी डिग्री था, हमने सीधा डिवाइड कर दिया। ऊपर मीटर में, नीचे डिग्री में डिवाइड नहीं होगा, रेशियो नहीं निकलेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student has to get 40% marks to pass in the examination. 40% marks जो है पासिंग मार्क है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्या कह रहा है, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। उसको मिलते हैं 30 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, सॉरी 30% मार्क्स उसको मिलते हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स x है, ठीक है। उसको x मार्क्स जो है मैक्सिमम है, तो x का अगर 40% पाते हो तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। यानी x का 40% आप पास हो जाते हो। परसेंटेज अभी जस्ट पढ़ाया है, जाके देखिए, ठीक है। x का 40% पासिंग मार्क है, ठीक है। उसको मिले कितने हैं, 30 मार्क्स मिला है, सॉरी उसको मिले कितने, 30%, यानी x का 30% मिला है। और फेल कितने से होता है, 30 मार्क्स से। अगर ये 30% जो मिला है, अगर 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क के बराबर आ जाता। बन गया इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, कितना आ जाएगा, 4x/10 इज इक्वल टू 3x/10 प्लस 30, ठीक है। 4x/10 इज इक्वल टू 3x/10 प्लस 30। 4x को इधर, 3x/10 को इधर करिए, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए इधर माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x यानी x/10 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू 30। तो x/10 इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 10 इंटू 30 यानी 300। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 300 हैं। तो आंसर इज डी 300। अब आपको मैं जस्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सही किया है तो आपको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपके उसके लिए मैं बता दूं एक बार चेक करने के लिए। देखिए
क्या बोल रहा है कि 300 का 40% पासिंग मार्क है, 40% पासिंग मार्क है 300 का, सॉरी, ठीक है, यानी 120 मार्क्स पासिंग मार्क है। मिलता कितना है? 30%, 300 का 30% उसको मिल रहा है, ठीक है, यानी 90 मार्क्स मिल रहा है। तो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 30 नंबर से फेल हो रहा है, एंड ही फेल्स बाय 30 नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे आप इमीडिएटली चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, बट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए इतने अच्छे से, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका आंसर सही ही होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, टोटल 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। ऑफ दीज 11 आर वेयरिंग हॉकी शर्ट्स, तो हॉकी शर्ट्स, हॉकी पैंट्स, यस हॉकी पैंट्स, क्या कह रहा है? 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants, 14 are wearing hockey pants। ये नहीं बोला है कि इस 11 में किसी ने हॉकी की पैंट नहीं पहनी है, या ये भी नहीं बोला है कि इस 14 में किसी ने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो पैंट भी पहने हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शर्ट भी हॉकी की पहने हो, ठीक है। तो देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट्स और पैंट्स, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने या तो शर्ट और पैंट, या तो शर्ट या पैंट या दोनों ना पहनी हो। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म कितने नंबर फुल यूनिफॉर्म वाले हैं? तो हॉकी की शर्ट वाले कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 19 है, यानी 8 ऐसे बच्चे हैं, 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है, ठीक है। 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने या तो शर्ट या पैंट ना पहनी हो हॉकी की, ठीक है। तो इसमें से जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है, डेफिनेटली उन्होंने हॉकी की पैंट पहनी है, ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने हॉकी की पैंट पहनी है, क्योंकि बाकी ने तो हॉकी की शर्ट पहन रखी है। इतने बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है, तो इन्होंने हॉकी की पैंट पहन रखी, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने यूनिफॉर्म हॉकी की शर्ट या पैंट ना पहनी हो। तो 8 को माइनस कर दीजिए, इधर पे कितना हो गया? 6 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, ये 8 वो हैं जिन्होंने केवल हॉकी की पैंट पहनी है, बाकी के 6 बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट भी पहनी है, हॉकी की पैंट भी पहनी है। समझ में आया कैसे किया? 19 टोटल बच्चे हैं, 11 बच्चों ने हॉकी की शर्ट पहनी है, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हॉकी की पैंट पहनी है, हम बोल रहे हैं हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है। जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है वो 11 है। अब जिन्होंने हॉकी की शर्ट नहीं पहनी है, डेफिनेटली उन्होंने हॉकी की पैंट पहनी हुई है, ठीक है। तो हॉकी की पैंट वाले कितने हैं? 14 हैं, और उसमें से 8 ऐसे हैं जिन्होंने शर्ट नहीं पहनी है, इन्होंने शर्ट नहीं पहनी है, केवल हॉकी की पैंट पहनी है। तो हॉकी की पैंट पहनी है केवल, तो केवल वालों को घटा दीजिए, बचे कितने? 6। तो 6 ऐसे हैं जिन्होंने पैंट भी पहनी है एंड शर्ट भी पहनी है। तो आंसर इज C 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको हम उससे भी कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से करें तो ये एक हमारा बन जाएगा, ये हॉकी की शर्ट वाला, ये बन जाएगा दूसरा हॉकी की पैंट वाला, ठीक है। 11 बच्चे हैं हॉकी की शर्ट पहने हैं, 14 बच्चे हैं हॉकी की पैंट पहने हैं, ये एक हिस्सा है जिन्होंने दोनों फुल यूनिफॉर्म पहना है। तो मान लिया हमने ये X हो गया आपका, टोटल 19 है। टोटल कितने हैं? 19 है। यहाँ पे देखिए टोटल आपको कितने मिल रहे हैं? 25 मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं? इसको करेंगे आप 11 ये प्लस ये माइनस 19,
A यूनियन B 19 टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू x आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। आप जब निकालेंगे, ये जब निकालेंगे तो टोटल लेके उसमें आप जितने टोटल बच्चे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया ये? 25 माइनस 9 यानी 6, 19 यानी 6। 6 बच्चे हैं जिन्होंने हॉकी की शर्ट और पैंट दोनों पहनी है, यानी ये आ गया यहाँ पे आपका 6 आ गया ये आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है। बट वेन डायग्राम हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। A shopkeeper sells an article of at rupees 40 and gets X% profit. प्रॉफिट एंड लॉस हम कर चुके हैं, फिर भी एक समराइज केवल शॉर्ट ट्रिक्स का मैं आपको फिर से बताऊंगी। अभी आप देखिए यहाँ पे, वैसे ये परसेंटेज भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, और ये अभी रिसेंटली भी हम कर चुके हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपसे बन जाएगा। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज 40 एंड गेट X% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 40 है, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का जाके वीडियो देखिए। सेलिंग प्राइस 40 है और प्रॉफिट है X% का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट रुपीज 20, जब वो 20 में बेचता है, जब सेलिंग प्राइस 20 होती है, तो क्या बोल रहा है? ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, इसी X% का उसको लॉस होता है। तो बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो इसका CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, हमने CP मान लिया है, ठीक है, या इसको मान लीजिए A, ठीक है, A मान लिया मैंने ओरिजिनल, या C मान लीजिए, C ज़्यादा सही रहेगा, CP नहीं बट C मान लीजिए। C मान लिया कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। तो क्या कह रहा है? ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस और उसका जो प्रॉफिट है, तो C प्लस C इंटू प्रॉफिट, यानी X/100 मैं कर दूं तो मुझे कितना मिलता है? सेलिंग प्राइस 40 मिलती है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस, अब चूंकि लॉस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस CX/100 इज इक्वल टू 20। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। तो इधर माइनस CX/100 है, इधर प्लस CX/100 है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। एंड ये भी प्लस C है, ये भी प्लस C है, तो 2C आ जाएगा इधर, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 20 प्लस 40 60 बचेगा, यानी C इज इक्वल टू 60/2 यानी 30 आ गया। ठीक है, C इज इक्वल टू 30 रुपीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, ₹30। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। There are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. ठीक है, 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कह रहा है 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं बाहर इसलिए बना रही हूँ जिसलिए आपको ये समझ आइए, नंबर ऑफ सर्कल देख लीजिएगा, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, यानी अगर मेरी सर्कमफ्रेंस x है तो X/24 डिस्टेंस पे मैंने हर पॉइंट रख दिया है। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स एट द वर्टाइसेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल का मतलब वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो तीनों साइड्स इक्वल कब होंगी? जब ये इससे आएगा और ये, मतलब आपका ऐसा बनेगा कुछ
ऐसा बनेगा, ठीक है। सेम वे ये मतलब एक एक छोड़ के ऐसा डिस्टेंस आपको मेजर वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये फिगर इतना सही नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल कितने पॉइंट्स है? 24 पॉइंट्स है टोटल। तीनों सारे पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड है, सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो 24 है टोटल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि वो इक्विलेटरल है और 3 पॉइंट्स यूज हो गए, 3 सेट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तो 3 पॉइंट्स यूज हो गए एक ट्राइंगल के लिए। तो कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, टोटल कितने ट्राइंगल्स बन गए? 8। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज 8, ठीक है। इसको आप अलग ढंग से भी कर सकते हैं, बट ये शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल लेते हैं सबसे पहले, तो जिसका डायगोनल हमने लिया 5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल ले लिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्या बोल रहा है? 12 equal squares are placed to fit in a rectangle of diagonal 5 centimeter. There are 3 rows containing 4 squares each. 3 rows, तो rows जो होती हैं ये होती हैं, ठीक है। बोल दिया कि यहाँ 3 rows हैं जिनमें हर रो में 4 स्क्वायर है, 1 2 3 एंड 4, 4 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, कुछ ऐसा आपका फिगर बनेगा। थोड़ा सा ये डिस्टेंस ज़्यादा कम है तो छोड़िए, ऐसा फिगर बनेगा। तो बोल रहा है नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर्स, कोई गैप नहीं है, यानी सिंपली जो मैंने बनाया एग्जैक्ट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, हर स्क्वायर का एरिया कितना है? एरिया तो इक्वल होगा सारे स्क्वायर्स का, क्योंकि सारे स्क्वायर्स इक्वल उसके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं मानूं कि मेरा ये जो है ये डिस्टेंस जो है x है, ठीक है, तो ये भी x होगा, ये है 5, तो ये बन गया आपका, अगर मैं A B C D की बात करूं तो ट्राइंगल BDC आपका क्या है, या BCD, ट्राइंगल BCD इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका ये हाइपोटेन्यूस होता है, जो DB होता है, तो पाइथागोरस कहती है कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, ठीक है। BD कितना है आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 सेंटीमीटर कर दीजिए 25 प्लस 25 इज इक्वल टू BC कितना है, BC x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस DC कितना है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, तो 4x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इधर है 25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा लिखिए 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 25 मैंने कैंसिल कर दिया और x स्क्वायर आ गया आपका 1। यही तो निकालना था, एक्स स्क्वायर ही तो निकालना था स्क्वायर का। अगर ये साइड x है, अगर किसी स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया कितना होता है x स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर ही तो निकालना था, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया पर जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं उनका पर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। सो नाउ आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम, हाँ एक चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, बाकी तो ग्राफ वाले हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम
करेंगे। आई थिंक आज का टाइम ज़्यादा हो गया, तो ग्राफ पढ़ने के बाद हम साथ ही साथ जो आपके पेपर्स के ग्राफ के क्वेश्चन थे अपने चैप्टर में ही फिनिश करवाएंगे, ठीक है। सो ग्राफ जिस दिन हम अभी नेक्स्ट हमारा ग्राफ ही रहेगा, आलेख कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसी के साथ हम ये क्वेश्चन साथ में करवाएंगे, ठीक है। सो आज का है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन। लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी की अगर बात करिए तो 18 एडल्ट्स और ध्यान दीजिए और 30 चिल्ड्रन, एंड नहीं बोला है और बोला है, इसका मतलब या तो 18 एडल्ट्स आएंगे या 30 चिल्ड्रन आएंगे, तो कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो यानी 18 एडल्ट जो है वो 30 चिल्ड्रन के वेट के बराबर हैं, 30 चिल्ड्रन के वेट के बराबर हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स, 12 एडल्ट्स। अगर यहाँ पे मैं 12 एडल्ट्स कर दूँ तो कितने चिल्ड्रन इसके साथ बोर्ड कर सकते हैं? 12 एडल्ट्स कर दिया, कैपेसिटी कितने की है? 18 एडल्ट्स की है, तो कितने एडल्ट्स की अभी बची हुई है हमारे पास वेट अभी सहने की कैपेसिटी? 6 एडल्ट्स की। अभी 6 एडल्ट्स और आ सकते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन 6 एडल्ट्स को चिल्ड्रन के उसमें निकालना है कि कितने बच्चे हैं। अगर 18 एडल्ट इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 1 एडल्ट इज इक्वल टू कितने चिल्ड्रन हो जाएगा? 30/18 चिल्ड्रन, 30/18 चिल्ड्रन, यानी 18 एडल्ट का जो वेट है वो 30 बच्चों के वेट के बराबर है, ठीक है। तो एक एडल्ट का वेट 30/18 बच्चों के वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको कितने एडल्ट्स का वेट निकालना है? 6 एडल्ट्स का वेट निकालना है, क्योंकि 12 एडल्ट्स तो ऑलरेडी कह रहा है, बोल रहा है इनके साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। तो पहले तो निकालो कि इनके साथ कितने एडल्ट्स और आ सकते हैं, तो 6 एडल्ट्स और आ सकते हैं, क्योंकि टोटल 18 एडल्ट्स का वेट सह सकती है, ये 12 आ गए हैं, 6 और आ सकते हैं। तो अब 6 एडल्ट्स, अगर एक एडल्ट का वेट 30/18 बच्चों के वेट के बराबर है, तो 6 एडल्ट्स का वेट 30/18 इंटू 6 बच्चों के वेट के बराबर होगा, यानी 10 चिल्ड्रन, यानी 12 एडल्ट प्लस 10 चिल्ड्रन। तो आंसर इज बी 10, यानी 12 एडल्ट और 10 बच्चे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर देंगे ये क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं क्योंकि आपके जो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है ज़्यादा अच्छे से। जब हम इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा आया था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको मोल्ड कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज a person bought a refrigerator worth rupees 22,800 with 12.5% interest compounded yearly। क्या कह रहा है कि एक आदमी है जिसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदी है 22,800 में खरीदी है, 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली कंपाउंडेड है। ये भी आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ये पढ़ाया है कि जब ईयरली कंपाउंडेड हो, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड 8650, फर्स्ट ईयर उसने पे किया 8650, सेकेंड ईयर उसने पे किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 9125। तो बोल रहा है थर्ड ईयर में वो कितना पे करे कि उसका जो है खत्म हो जाए, पूरा उसका डेट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सिंपल चीज़ है, 12.5% ईयरली कंपाउंडेड है, ठीक है। तो ईयरली कंपाउंडेड है, आपको ये नहीं बताया है कि कितने साल के लिए लिया है। अगर पहले से ये पता रहता है कि कितने साल के लिए लिया है तब आप कर सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने ले लिया, मैंने कहा भाई मैं तुझे 12.5% इंटरेस्ट रेट पे हर ईयर पे दूंगी। अब मैं उसको 3 साल में भी खत्म कर सकती हूँ, 4 साल में भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पहले साल उसने खत्म कर दिया, दूसरे साल दिया इस रेट पे, तीसरे साल हो सकता है उसके पास पैसे आ गए वो पूरे चुकाने के लिए, ठीक है, तो वो इकट्ठा खत्म कर दे। मतलब जरूरी नहीं है कि 4 साल के लिए लिया तो 4 साल के लिए अगर वो लिया है तो पहले साल दूसरे साल उसने खत्म किया इसके हिसाब से, लेकिन जो बाकी का बचा, बाकी के 2 साल का, उसने तीसरे साल में पूरा फिनिश कर दिया। तो इसको आप डायरेक्ट
आप उस मेथड से नहीं कर सकते हो कि अगर आपको डायरेक्ट आप निकाल के फिर उसमें माइनस कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि टोटल कितने ईयर्स के लिए उसने लिया हुआ है। ठीक है, तो 22,800 की चीज है, 12.5% ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है। तो पहले साल का देखिए, पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 22,800 इंटू 12.5 अपॉन 100। ठीक है, ये इंटरेस्ट आएगा आपका। ठीक है, ये पहले साल का जो है एंड में, पहले साल के एंड में इंटरेस्ट आएगा आपका। कितना हो जाएगा ये देखिए, 12.5 इंटू 228 करिए, यानी 125 इंटू 8 करिए, कितना हो जाएगा 1000। जीरो किया आपने, 100 लिया, 125 टू जा कितना होगा 250 और 100 350, अगेन जीरो किया, 35 लिया इधर, 125 टू जा 250 एंड 35 285 और अपॉन 10 कर दीजिए, यानी 2850 आपका पहले साल का इंटरेस्ट आया है। 2850 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर उसने कितना पेमेंट किया है, 8,650। तो अगर इस इतने अमाउंट में इतना इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना कम हो गया, इसको माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पार्ट, ये टोटल है आपका, इसमें इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो फर्स्ट ईयर का उसने प्रिंसिपल आपका खत्म किया है। तो 2850 माइनस करिए तो 5050, यानी 8,600 में 2000 गए, कितने बचेंगे 6,600, और 6,600 में आप 800 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 5,800। 5,800 उसने प्रिंसिपल पटाया और इतना पटाया, देखिए आ रहा है ना 7,000 और 8 8 16, तो कितना हो जाएगा आपका 8,650, 8,650, यानी इतना प्रिंसिपल निकाल दिया। तो अब टोटल कितना था प्रिंसिपल, 22,800। तो पहले साल में उसने इतना प्रिंसिपल हटा दिया, तो बचा कितना, -5,800 कर दीजिए। इतना प्रिंसिपल आपके बचेगा सेकेंड ईयर के स्टार्ट में 17,000। ठीक है, 17,000 बचा है सेकेंड ईयर के स्टार्ट में। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल पे लगेगा, यानी 17,000 पे। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, अगेन निकाल लीजिए, 17,000 का 12.5% के हिसाब से कितना आएगा, निकाल दीजिए 17,000 का 17,000 का। तो अगर आप 17,000 का 12.5% के हिसाब से निकालेंगे, और ये 0.5 को हटा के मैं यहाँ पे सीधे 10 के देती हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ये 30 कट गए, कितना आ गया 17 × 5 = 85, 5 8 आ गया, 17 दूनी 34, 8 कितना होगा 42, यानी 42, यानी 2 4 आ गया, 17 एकम 17 और 4 21, 2125। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है 2125 और उसने पेड कितना किया है 9125। 9125 में इतना तो इंटरेस्ट है उसका, ठीक है, दूसरे साल का। तो यानी उसने प्रिंसिपल कितना पटाया है, उसने 7,000 प्रिंसिपल निकाल दिया है। तो कितने बचे थे, 17,000 प्रिंसिपल बचा था, उसमें से 7,000 घट गए, यानी थर्ड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल 10,000 बचा है। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 10,000 बचा है और इसका 12.5% आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 10,000 प्लस 1250 कितना हो जाएगा 11,250 उसको टोटल पे करना पड़ेगा कि उसका पूरा डेट फिनिश हो जाए। ये इंटरेस्ट आ गया। ऐसे आप हर ईयर के लिए अलग अलग निकालोगे ऐसे क्वेश्चंस में। जब भी शुरू में ये ना दिया हो कि उसने कितने साल के लिए लिया है, तब तक आप ऐसे ही करेंगे, पर ईयर का निकालेंगे। ठीक है, आगे आपका पूरा ग्राफ का है और क्वेश्चन एंड आंसर्स का है कि ये मतलब क्या सही है क्या गलत फ्रेजेस पे बेस्ड, तो वो हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए। आपका 2018 का भी क्वांट का पूरा फिनिश हो चुका है। पैसेज वाला ग्राफ वाला हम करेंगे। एक्चुअली ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और जब तक आपको कंसेप्ट ना पता हो उसको बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इमीडिएट तो मैं आपको बता दूंगी फ्रेज पढ़ के कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कंसेप्ट ना पता होने की वजह से आप नहीं कर पाओगे। सो ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे जब हमारा अगला नेक्स्ट हम ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो साथ ही हम आपके
पे जो हम क्वेश्चंस कराते हैं एक दो, तो इस बार हम आपके यही क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, एग्जाम में आए क्वेश्चंस ही कराएंगे, तो आपका ये भी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए वंस अगेन अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल योर टीचर्स। आपके सारे गुरु को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड thank you so much for watching, but do share with your friends, do subscribe the channel, don't forget to hit the bell icon to get notifications on our new videos. Thank you so much. Thank you.